नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत लोक प्रशासन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी और अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर सेकंड पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, महत्व, विशेषता, इन सब पर यानी बेसिक कॉन्सेप्टों पर हमने चर्चा की थी और आप सभी जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्टों पर क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो कल जो सेशन हुआ था हमारा वो भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज जो सेशन होने जा रहा है यानी कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो मैं कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने जा रहा हूँ उसका नाम है अकादमिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। दोस्तों, लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जिसका प्रादुर्भाव अपने आप या अचानक से नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप यह सब्जेक्ट जो है हमारी सिलेबस तक आया है। हमारे सिलेबस में आज अगर हम लोक प्रशासन को पढ़ रहे हैं तो ये काफी लंबी यात्रा के बाद आया है, लंबी यात्रा के दौरान आया है। जी हाँ, लगभग 125 या 150 साल भी हम कह सकते हैं। इतना समय इस विषय को यहां तक आने में लगे हैं, है ना। तो ये पहले राजनीति का ही एक अंग हुआ करता था। खैर जो है सेशन में अंदर हम पूरी कंप्लीटली बात करेंगे। तो आज का जो सेशन होने जा रहा है अकादमिक विषय के रूप में यानी आपके कॉलेज स्कूल के सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो इस पर क्वेश्चन आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हर साल एक दो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते आते ही आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर करने का प्रयास मत कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो एमए वाले बच्चे हैं बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपके सिलेबस में लोक प्रशासन है, आपके सिलेबस में अगर ये सब्जेक्ट टॉपिक है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इसको कवर यहाँ से कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर आप बीए का लेक्चर ले रहे हैं तो ये एमए का क्लियर होगा या नहीं होगा। 100% कवर होगा अगर आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में ये वाला तो ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो भी नए छात्र हैं जो पहली बार सेशन पर आए हैं उनको बता दूं, प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको कंप्लीट लेक्चर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 80 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अब तक इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। वो सारे सब्जेक्ट पूरी तरह ओपन है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कहां पर मिलेंगे तो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इन शॉर्ट अगर बता दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, इतना समय नहीं मिल पाता है। तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे, अगर आपको नहीं पता प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं तो किसी भी यार दोस्त किसी फ्रेंड से पूछ लीजिए, वो बता देगा कोई भी ना। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे सब्जेक्ट क्रम से देखने को मिल जाएंगे। चलिए, और इन सब के अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है हमारे इस साइट पर। तो अगर आप चाहें तो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अलाउ है इस पर। सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपको ये जो है पीडीएफ कंप्लीट कोर्स मिलता है 399, यानी कि लगभग 400 रुपए में ये पीडीएफ कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल सहित सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे मिलता है ये, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर जो है फॉरवर्ड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर सेंड करना है, व्हाट्सएप पर आपको सारी प्रोसेस समझा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो साथियों, सबसे पहले हम हर लेक्चर की तरह आज भी बात करेंगे कि आज के इस पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि लोक प्रशासन तो ठीक है, हमारा ये विषय है और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है यानी आज जो टॉपिक है वो है अकादमिक विषय के रूप में लोक प्रशासन का उदय या विकास। लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट है आपका ये। बाकी सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लोक प्रशासन एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसे जो काफी बाद में ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। बहुत पहले से नहीं है ये, आपके सिलेबस में बहुत समय में यानी कि अभी अभी ऐड हुआ है। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब चूंकि जब इसकी धारणाएं पूरी तरह कंठस्थ हो गई कि हाँ यार यही लोक प्रशासन है, पूरी तरह से इसके सारे सिद्धांत क्लियर हो गए, पूरी तरह वेरीफाई हो गया, उसके बाद तो सब्जेक्ट आ पाया। तो आज बहुत अच्छी बात आज के टॉपिक में यह है कि आपको आज जानने को मिलेगा कि ये लोक प्रशासन जो विषय रहा ये किन किन चुनौतियों से निखर के और यहां तक आ पाया है। और बहुत सारे बच्चों को तो ये भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या ऐसा भी होता है ना, सब्जेक्ट के साथ भी कभी ऐसा होता है। एग्जैक्टली तो क्या क्या पढ़ेंगे आज हम, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अर्थ और पृष्ठभूमि की। ठीक, अब यहां पर आप लोग बोलेंगे सर अर्थ तो आपने कल वाले सेशन में भी पढ़ा दिया था। वो लोक प्रशासन का विशेष या बेसिक अर्थ था, सामान्य अर्थ था। ठीक है, लेकिन ये लोक प्रशासन का जो अर्थ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये विकास के परिप्रेक्ष्य में इसके अर्थ पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, और इसकी पृष्ठभूमि यानी लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि को भी हम देखने वाले हैं।
पॉइंट नंबर सेकंड में हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण। सबसे अहम जो कॉन्सेप्ट है आपका आज के टॉपिक का वो यही होने वाला है, इसके 6 चरण। लोक प्रशासन 6 चरणों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है और इन्हीं 6 चरणों को हम इस वाले कॉन्सेप्ट में कवर करने वाले। पूरे 6 चरण अलग अलग यानी 6 स्टेप अलग अलग स्टेप है, 6 स्टेप को हम पढ़ेंगे और यही आपका आज की चुनौती है जिसे आपको याद रखना है ना। याद रखना दैट मीन्स कि थोड़ा फोकस होकर के क्लास को लीजिएगा, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो लास्ट में हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 में क्विक समरी शीट की, यानी एक लास्ट में मैं आपको एक ऐसी शीट दूंगा, यानी कि एक ही स्लाइड में आपको टेबल बना करके देने वाला हूं जिसमें लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा लेक्चर इस टेबल में होगा। एक नजर में आप उसका रिवीजन लगा लोगे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, है ना। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करने से पहले आप इसकी थोड़ा सा एक बेसिक समझ लीजिए लोक प्रशासन के विकास को लेकर के। क्या बेसिक है भाई, जरा सुनिए। दरअसल लोक प्रशासन जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका विकास अचानक से नहीं हुआ। जैसे और विषय होते हैं, इसे लोक प्रशासन अपने आप से एक विषय नहीं बन गया। स्वतंत्र विषय जिस तरह से आज आप पढ़ते हो ना, लोक प्रशासन अपने आप में एक विषय है, ऐसा शुरू से नहीं रहा है। बल्कि ये 6 अलग अलग चरणों से गुजर करके आधुनिक रूप में आ पाया, यानी आज के लोक प्रशासन के रूप में आ पाया है। तो इससे पहले क्या था? तो साथियों, इससे पहले ये राजनीतिक विज्ञान का एक हिस्सा माना जाता था, पॉलिटिकल साइंस का। राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा मात्र माना जाता था, लेकिन समय आया 1887 में, 1887 में एक ऐसा समय आया जब इसे धीरे धीरे अपनी पहचान मिलना शुरू हुआ, लोक प्रशासन इस सब्जेक्ट को। ये कब से? तो 1887 से शुरू हुआ। इसके बाद से लेकर के आज 2026 तक, यानी आधुनिक काल तक का पूरा वर्णन हम आगे वाली स्लाइडों में करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोक प्रशासन के अर्थ और उसकी पृष्ठभूमि की। संक्षेप में बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, अगर हम अर्थ की बात करें लोक प्रशासन के और पृष्ठभूमि की बात करें, तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि आज हम लोक प्रशासन के अर्थ की बात तो करेंगे, लेकिन इसके विकास के परिप्रेक्ष्य में करने वाले हैं। सामान्य अर्थ नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी कार्यों और नीतियों का संचालन या निष्पादन करना मात्र है। एक लाइन का अर्थ लोक प्रशासन का अर्थ सिंपल सा क्या है? सरकारी कार्यों या सरकार की नीतियों का संचालन करना या उनको निष्पादित यानी कि लागू करना। सरकार ने जो नीतियां बनाई वो राजनीति है, लेकिन उन नीतियों को लागू किया तो वो प्रशासन है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सरकार अगर कोई नीति बनाती है, जैसे एग्जाम देखिए उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में भी यही बात है जो मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए, यदि सरकार मुफ्त शिक्षा नीति को लेकर के कोई कानून बनाती है, नीति बनाती है, तो वो राजनीति विज्ञान का हिस्सा मानी जाएगी। लेकिन अगर इस नीति को लोगों के बीच में लाकर के लागू अगर किया जाता है, तो वो लोक प्रशासन कहलाएगा। बात समझिएगा। यहां पर एक नीति बना दी जाती है सरकार के द्वारा, मुफ्त शिक्षा नीति, लेकिन इस नीति को लागू करने के लिए, संचालित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं करना लोक प्रशासन का काम होगा। जैसे इस मुक्त शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षकों की जरूरत होगी, तो शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम कौन करेगा? लोक प्रशासन करेगा। वहीं इनको किताबें भी देनी पड़ेगी, सिर्फ पाठ्यक्रम भी देना पड़ेगा ना, या फिर इस पूरी व्यवस्था को संभालना भी पड़ेगा, तो ये कौन करेगा? लोक प्रशासन करेगा। राजनीति सिर्फ नीति बना करके दूर हट जाएगी। यहां से एक सामान्य से तथ्य क्लियर हो रहे हैं आपके ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, यहां से नोट डाउन करें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम उन 6 स्टेप की जो आज के टॉपिक के प्राण है। ये मान लीजिए 6 अलग अलग स्टेप, लोक प्रशासन के विकास के 6 प्रमुख चरण। सबसे पहला चरण, जैसे मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया था कि 1887 से इसकी शुरुआत होती है, लोक प्रशासन का जन्म हुआ, ये समझ लीजिए। लेकिन लोक प्रशासन का नाम अभी लोक प्रशासन नहीं था, लोक प्रशासन बहुत आगे जाके पड़ा।
1887 में इसे राजनीति प्रशासन के नाम से इसको एक अलग पहचान दी गई। उसके बाद में फिर अगला चरण आता है 1927 के दौर में, जब प्रशासन के कुछ सिद्धांत लागू होते, सिद्धांत आते हैं। उसके बाद तीसरा चरण आता है जब इन सिद्धांतों को नकार दिया जाता है, यानी कि इन सिद्धांतों को चुनौतियां दी जाती हैं। चौथे चरण में जो हमारे दार्शनिक थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करें तो क्या करें, लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान का ही हिस्सा माने या फिर अलग से इसको विषय मानना उचित होगा। इस संकट में होते हैं सारे विचारक। कब? 1948 के समय में। फिर आता है पांचवा चरण, जब कुछ विचारक हिम्मत करके आगे आते हैं और वो लोक प्रशासन को जो है इसमें जो कमी आती है, उनको उन सिद्धांतों में जो कमी आती, जो सिद्धांत यहाँ पर दूसरे स्टेप पर आए थे ना, दूसरे चरण में, उन सिद्धांतों में जो कमियां थी उन कमियों को पांचवें चरण में खत्म किया जाता है, नई चीजों को ऐड किया जाता है और फिर उसको नया नाम दिया जाता है लोक नीति दृष्टिकोण के नाम से। और फिर अंतिम चरण आता है चरण नंबर 6, स्टेप नंबर 6। कब आता है ये? 1991 से लेकर के आज तक का जिस लोक प्रशासन को हम पढ़ रहे हैं, इसका विकास जो हुआ है वो 1991 के बाद हुआ। यहां पर डेट का क्रम मैंने ये जो आपको ग्राफ दिया है ना, वो इसी कारण दिया ताकि आपको डेट और काल को आप इजीली याद रख पाए। ये इतना में काफी नहीं हुआ हमारा, इन सभी को अब हम विस्तार से पढ़ने वाले, अंदर चल के एक एक को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत सभी को डिटेल करने की। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट यानी पहला चरण क्या रहा? पहला चरण नाम याद रखिएगा, राजनीतिक प्रशासन। क्या नाम था? राजनीतिक प्रशासन। द्विभाजन का काल था ये, द्विभाजन का, यानी अभी तक इसको पूरी तरह से राजनीति विज्ञान का हिस्सा मानकर चल रहे थे लोग। लेकिन यहां पर एक विद्वान आते जिनका नाम था वुड्रो विल्सन। क्या नाम था? वुड्रो विल्सन। इनको लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही विचार दिया कि उन्होंने जो अपनी एक स्टडी थी, द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें तर्क दिया उन्होंने और कहा कि राजनीति और प्रशासन ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, एक नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसने? वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में तर्क दिया। कब? 1887 के समय, 1887 में उन्होंने कहा था कि राजनीति और प्रशासन ये दोनों अलग अलग है। पहली बार किसी ने ये बात कही थी, राजनीति करना अलग है, प्रशासन करना अलग है। वहां से ये प्रशासन वाला शब्द निकल करके बाहर आया और वहीं से फिर लोक प्रशासन को हवा लगी। उदाहरण के रूप में इसको समझना और बेहतर होगा, जैसे राजनीति और प्रशासन। राजनीति का काम, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा, कोई नीति या कानून बनाने का अगर काम होगा, संसद में या विधानसभा में बैठकर कोई नीति बनाने का काम होगा, तो वो कौन करेगा? राजनीति करेगा। लेकिन अगर उस कानून को लागू करने की बात होगी तो वो लागू कौन करेगा दोस्तों? वो लागू करेगा प्रशासन। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब कौन होते हैं? लोक प्रशासक होते हैं। उन्हीं को तो लोक प्रशासन कहा जाता है। कानून कौन बनाता है? हमारे जो नेतागण होते हैं वो कानून बनाते हैं, संसद या विधानसभा में बैठकर या राज्यसभा में बैठकर के। लेकिन क्या वो रियल ग्राउंड पे आकर लागू करते हैं उसको? नहीं। लागू कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, सारी व्यवस्था वही संभालते हैं। तो राजनीति का काम सिर्फ कानून बनाना है, जबकि उसे धरातल पर लागू करना प्रशासन का काम होता है। और इस विचार को सपोर्ट करने वाले थे एल.डी. वाइट। इन्होंने 1926 में लोक प्रशासन की पहली पाठ्यपुस्तक लिख डाली। 1926 में, 1926 में। तो ये जो दौर काल रहता है, ये 1887 से 1926 तक का बीच में रहता है, जब एल.डी. वाइट अपनी एक किताब लिखते हैं इसके ऊपर। शुरुआत किसने? वुड्रो विल्सन ने की थी अपने स्टडी में एक लाइन लिख करके। राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग चीजें हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस बात से प्रेरित होकर के एल.डी. वाइट महोदय ने पूरी किताब ही छाप मारी लोक प्रशासन की। तो ये रही पहली स्टेप, पहला चरण। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अब चूंकि क्या हुआ कि जब ये काफी लंबे समय समय चला इसका, तो अब कुछ विचारक और ज्यादा प्रभावित होने लगे। इनने कहा कि यार अच्छा काम का विषय है, ये तो अच्छी बात है ये। तो दोस्तों दूसरा चरण आता है, दूसरा चरण कहेंगे हम 1927 से 1937 तक का, ठीक है, 1927 से 1937 के बीच में। इस समय में कुछ विचार पनपने लगे, क्योंकि अभी तो राजनीति और प्रशासन दोनों का अलग अलग होना शुरू हो चुका था, और अब दूसरे दौर में आकर के ये दौर में ये मान लिया गया कि प्रशासन चलाने के कुछ निश्चित और सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। प्रशासन चलाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। यदि कोई संगठन इन सिद्धांतों को लागू करे तो ज्यादा कार्यकुशलता के साथ काम कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से अचीवमेंट कर पाएगा। और इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के कुछ सिद्धांत भी आने लगे, जैसे श्रम विभाजन का सिद्धांत, आदेश की एकता है ना, यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत आए। और इन विचारों को प्रमुख रूप से जो सपोर्ट कर किया, लूथर गुलिक ने किया, एलन उर्बिक ने किया, हेनरी फेयोल, इन सभी ने सपोर्ट किया। और फिर जो धड़ धड़ सिद्धांत आने लगे कि प्रशासन चलाने के लिए ये सिद्धांत भी लागू होता है, ये सिद्धांत भी लागू होता है, फलाना ढिमका, बहुत सारे सिद्धांत आ गए इस चरण में। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत रहा तो वो रहा लूथर गुलिक का सिद्धांत, जिसका नाम था पोस्ड कार्ब। क्या था? पोस्ड कार्ब। और आप सभी भली भांति जानते हो, क्योंकि कल वाले लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हैं पोस्ड कार्ब का सिद्धांत क्या था, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहां पर। तो पोस्ड कार्ब का सिद्धांत में इसमें 7 अक्षर होते हैं, एबीसीडी वाले, अंग्रेजी के 7 अक्षरों से इस सिद्धांत को बनाया, और हर अक्षर का यहां पर एक महत्व निकलता है। जैसे P4 निकलती है प्लानिंग, तो वहीं O4 होती है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग, वहीं S4 होगा आपका स्टाफिंग, और D4 होगा आपका डायरेक्टिंग, वहीं CO4 कोऑर्डिनेटिंग, और R4 होता है रिपोर्टिंग, और वहीं B4 होता है बजटिंग। ये सब जरूरी होता है एक प्रशासन के अंदर, एक मतलब प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए इस सभी स्टेप से गुजरना पड़ता है। जहां पर यह सिद्धांत लागू होता है वही तो प्रशासन है, ये मानना था लूथर गुलिक का। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि दूसरा चरण जब आता है तो कई सारे राजनीतिक लोक प्रशासन के सिद्धांत आना शुरू हो चुके, और खूब सारे सिद्धांत आए। लेकिन हर सिद्धांत ने क्या बोला? नियम बताया कि आपको नियमों को पालन करना, क्योंकि सिद्धांत मतलब क्या होता है ना, सिद्धांत को ब्रेक नहीं कर सकते हो आप। सिद्धांत आए, नियम बने, तो नियम के अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है प्रशासन के अंदर। बाकी सब कुछ चलता होगा राजनीति में, लेकिन प्रशासन में नियम ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दोस्त कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण, जी हाँ, अब ये चरण आता है, चुनौतियों का समय रहता है, इसमें चुनौतियों का चरण आता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उन सभी दार्शनिकों के सामने जिन्होंने दूसरे चरण में यानी दूसरी स्टेप में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत सारे सिद्धांत ला करके थोप दिए यहां पर। इस समय में कुछ विचार इस प्रकार के आते हैं कि इस काल में दूसरे चरण के जो सिद्धांत थे, जो यांत्रिक सिद्धांत थे, यांत्रिक सिद्धांत समझ रहे हैं आप, जिसमें मानव की मानवता के लिए कोई स्थान नहीं था, मशीनों की तरह संचालित करने वाले सिद्धांत थे ये सिद्धांत लागू हुए तो मानव मशीनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए इसको कहा गया है यांत्रिक सिद्धांत। तो इस तीसरे चरण में जब ये सिद्धांत और कई अन्य विद्वानों के विचारकों के संपर्क में पहुंचे तो उन्होंने इनको यांत्रिक सिद्धांत कहकर के कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया। विचारकों ने साफ साफ कहा कि प्रशासन केवल और केवल नियमों से नहीं चलता दोस्त, ऐसे सिर्फ नियमों से नहीं चलता बल्कि मनुष्य का व्यवहार और उसकी भावनाओं से भी चलता है। यानी मनुष्य के व्यवहार और भावनाओं को आपके नियमों में कोई स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए आपका कोई भी सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता। उस समय 2 दृष्टिकोण निकल करके बाहर आए, उनमें से सबसे पहला तो रहा मानव संबंध दृष्टिकोण, और इसी के आधार पर फिर बात हुई आलोचना की, जो सिद्धांत दिए उनकी आलोचना की गई। यानी मानव संबंध दृष्टिकोण, यहां पर मेयो महोदय ने, एल्टन मेयो के हॉथॉर्न अध्ययनों ने
या सिंपल वे में याद रखिएगा कि मेयो के अध्ययनों ने साबित कर दिया कि कर्मचारियों की उत्पादकता केवल नियमों या पैसे से नहीं बल्कि उनके कार्यस्थल के माहौल और मानवीय संबंधों से तय होती है। साफ साफ कहा कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छी मशीनें वहां इंस्टॉल कर दें, काम करने वाले को अच्छे खासे पैसे दें, बल्कि वहां पर जो काम कर रहे हैं वहां का माहौल भी आपको देखना होगा और वहां पर काम करने वाले जो कलीग है उनके बीच संबंध कैसे है वो भी आपको तय करना होगा। तभी कहीं जाकर के आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ यहाँ पर, जो दूसरे चरण के जो सिद्धांत लागू किए थे, जो यांत्रिक सिद्धांत थे, उनको उनकी पूरी तरह से बेहतर तरीके से आलोचना की गई। ये सिद्धांत किसी काम के नहीं है, आदमी को मशीनों की तरह यूज करने वाले सिद्धांत है ये। आलोचना के रूप में देखिए जरा, चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन, इन दोनों महोदय ने पुराने सिद्धांतों को यानी दूसरे चरण के सिद्धांतों को कहावतें बोल करके और पूरी तरह इग्नोर कर दिया, बहुत भयंकर बेइज्जती की। उदाहरण भी दिया उन्होंने, साफ साफ कहा कि एक फैक्ट्री में मशीनें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि मजदूर तनाव में हो तो उत्पादन गिर ही जाएगा। कितनी भी अच्छी मशीनें लगा दीजिए आप, मजदूर का तनाव में रहना यानी आपकी उत्पादकता का कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि मशीनें अपने आप से नहीं चलती। तो तीसरा चरण आपका कौन सा रहा, जो दूसरे चरण में सिद्धांत दिए गए थे उनकी आलोचना का। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चौथे चरण की। चौथा चरण भी अभी मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं रहा था, क्योंकि जो दूसरे चरण में सिद्धांत आए, तीसरे चरण में धड़ धड़ जो भी विचारक आए उन्होंने आलोचना करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है ना कि कुछ विचारक तो बेचारे वापस से मुड़ गए कि ठीक है यार, पहले भी ये राजनीति का हिस्सा था, वापस उसे मिला दीजिए, हमें क्या करना, हट गए साइड में। लेकिन फिर भी कुछ विचारक रहे जो डटकर खड़े रहे, वो सोचे कि करे तो क्या करे, संकट में है इधर या इधर। तो जब पुराने सिद्धांतों को पूरी तरह नकार दिया गया तो लोक प्रशासन के सामने अपनी पहचान को बचाने का संकट खड़ा हो गया। सोचा जा रहा था उस समय कि क्या यह अलग विषय है या राजनीति विज्ञान का ही कोई हिस्सा है। तो इस समय कुछ विचारक, जैसे मैंने कहा, वापस लौट गए, उन्होंने राजनीति विज्ञान का ही हिस्सा इसको मान लिया। लेकिन कुछ विचारक थे जो डटे रहे कि नहीं, इसे हम अलग पहचान देकर ही मानेंगे। इस समय में दो धाराएं विकसित हो गई। इन परिस्थितियों में दो धाराएं विकसित हो गई। एक धारा वो जिन्होंने पूरी तरह मान लिया कि यार ये राजनीति विज्ञान का ही हिस्सा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ विद्वान जो डटे रहे, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं, यह राजनीति विज्ञान नहीं बल्कि यह प्रशासनिक विज्ञान है। लोक प्रशासन तो अभी आया ही नहीं है, क्या है बोला उन्होंने, प्रशासनिक विज्ञान है, यह राजनीति विज्ञान नहीं। या तो इसे प्रशासनिक विज्ञान कहिए या फिर इसको प्रशासनिक प्रबंध कहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहिए। और अंत में परिणाम क्या होता है कि इस अंतर्द्वंद के कारण लोक प्रशासन का अंतर विषय अध्ययन शुरू हो गया। जब कुछ विचारक नहीं माने कि ठीक है भाई वो सिद्धांत गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह विषय राजनीति का हिस्सा है, हमें अभी और अध्ययन करने की आवश्यकता है। और जैसे ये बात खुलकर सामने आई कि अभी और अध्ययन की आवश्यकता है इस विषय को, तो वहीं से फिर अध्ययन शुरू हुआ, चौथे चरण में अध्ययन शुरू हुआ। और इस चरण में आकर के कुछ विद्वान समाजशास्त्र से तुलना करने लगे, तो कुछ मनोविज्ञान से और कुछ अर्थशास्त्र से। तो ये घमासान इस चरण में चलता रहा। 1948 से लेकर के 1970 तक ये घमासान कंटिन्यूअसली चलता रहा। और फिर समय आता है चरण नंबर यानी स्टेप नंबर 5 का। 1971 से लेकर के 1990 तक का काल आता है। और इस काल में एक विचारधारा पॉपुलर हो जाती है। कौन सी? इस चरण में लोक प्रशासन का ध्यान केवल नियम लागू करने से हटकर के जन कल्याण और नवीन लोक प्रशासन जैसी विचारधारा इसमें आकर के जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है।
दूसरे चरण में जो नियम आए थे वो कैसे थे? सिर्फ नियम थे, केवल नियम। वहां पर मानव की भावनाओं का कोई मोल नहीं था। मानवीय संबंधों का या मानवीय संबंधों को कोई स्थान नहीं दिया गया था उन नियमों में। लेकिन अब उन नियमों में बदलाव कर दिया गया। अब जो सिद्धांत आने लगे उन सिद्धांतों में जन कल्याण को स्थान दिया गया। अब नए नियम बनने लगे कि लोक प्रशासन के लिए नियम तो जरूरी है, इससे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन जन कल्याण भी जरूरी है। अगर ऐसे नियम हो जो जन कल्याण की बात करे तो फिर वो लोक प्रशासन है। और इसी विचारधारा के साथ में न्यू आगे जुड़ गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, जिसे आप एनपीए शॉर्ट में कहते हो। अब इसी समय में दोस्तों एक सम्मेलन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सम्मेलन होता है। कहां पर होता है? मिन क्रोक सम्मेलन। कौन सा? मिन क्रोक सम्मेलन। और इस सम्मेलन में फ्रैंक मैरिनी और ड्वाइट वाल्डो, इनके नेतृत्व में नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है। नवीन लोक प्रशासन का, जिसमें 4 बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। कौन कौन सी 4 बातें? इस सम्मेलन में ही बैठकर डिस्कस किया जा रहा था कि इसमें प्रासंगिकता को जोड़ दिया गया, जिसे अंग्रेजी में रिलेवेंस कहते हैं। यानी प्रशासन समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान करेगा। इसमें प्रशासन में, लोक प्रशासन में ऐसे नियमों का समावेश होगा जो लोगों की समस्याओं पर बात करेगा, वास्तविक समस्याओं पर, बनावटी नहीं, वास्तविक समस्याओं पर बात करेगा और उनका समाधान निकालेगा। उसके अलावा वैल्यूज पर फोकस किया गया, यानी प्रशासन निष्पक्ष और गरीब उन्मुख हो। कोई व्यक्ति गरीब हो तो ऐसा ना हो कि वो न्याय के लिए भटकता फिर उसको न्याय ना मिले, तो गरीब उन्मुक्त हो, अमीर गरीब का वहां पर कोई बातचीत ना हो। सामाजिक समानता की बात इसमें कही गई, सोशल इक्वालिटी की, है ना, कमजोर वर्गों को न्याय मिलना चाहिए। और परिवर्तन की बात कही, प्रशासन जो होता है वो बदलाव का माध्यम बने, समाज में बदलाव का, अच्छे बदलाव का, सकारात्मक बदलाव का माध्यम बने। तो इस सम्मेलन में तय हुआ और इसी सम्मेलन में जो है नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है, इन 4 मुख्य बातों के साथ में, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन के। क्लियर है ना? इसके बाद में चरण आता है छठा। अब चूंकि नवीन लोक प्रशासन बन चुका है तो अब इसमें ज्यादा कोई समस्या बचेगी नहीं। अब सिर्फ लाना है और आपके पाठ्यक्रम में शामिल करना है। तो नवीन प्रबंध या नवीन लोक प्रशासन और आधुनिक काल तक, यानी 1991 से लेकर अब तक मुख्य विचार 1990 के दशक में वैश्विक स्तर पर, आप सभी को अच्छे से पता अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो 1990 के दशक में पूरी दुनिया में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की विचारधाराएं बहुत तेजी से चल रही थी। उदारीकरण, सरकार का नर्म पड़ना, लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका देना, है ना, गुड गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ना कुल मिलाकर। इसके बाद निजीकरण, जो निजी क्षेत्र थे उनको प्राथमिकता देना, उनको सपोर्ट करना सरकार के द्वारा। वैश्वीकरण, दुनिया के सभी देशों के द्वारा सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर जुड़ना। ये सारा माहौल बहुत ही मतलब गरमाया हुआ था, बहुत अच्छे से जोर शोर से चल रहा था। इस समय में ही एनपीएम निकल करके सामने आया, यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसमें सरकार के काम करने के तरीके, बाजार और निजी क्षेत्र की कुशलता को शामिल किया गया। पहली बार ऐसा कुछ हुआ राजनीति में, सरकार कैसे काम करती है, इसके अलावा बाजार और निजी क्षेत्र की कुशलता, इफिशिएंसी एंड कंपटीशन, इन दोनों को शामिल किया गया। और ये सब करने के बाद में कुछ अवधारणाएं सामने आती है, वो होती है, एक होती है सुशासन की, यानी गुड गवर्नेंस की। यानी कि अब सरकार के कार्यों में पारदर्शिता आना शुरू हुआ, जवाबदेहिता शुरू हुई, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का आना शुरू हुआ। उसके बाद ई गवर्नेंस आई। ई गवर्नेंस आप सभी जानते हैं, डिजिटल माध्यम से सेवाएं देना, ये सरकार का काम बन चुका था। आज बहुत सारे डिजिटली काम हो रहे हैं ना, जैसे आपके, है ना, इनकम सर्टिफिकेट से लेकर के राशन कार्ड तक के कार्य। उसी तरह से फिर ट्रिपल पी मॉडल आया। ट्रिपल पी मॉडल का मतलब होता है यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी मॉडल। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकास कार्य, जैसे एक्सप्रेस वे बनाना आदि आदि। कोई भी सरकारी बड़ा प्रोजेक्ट है, निजी क्षेत्र के माध्यम से उससे बनवाना।
सरकार अपने प्रोजेक्ट इससे तो कंप्लीट करवाती है। तो इसी को तो ट्रिपल पी मॉडल कहा जाता है। आज के जो देश में जो रोड बन रही है, तो रोड की ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर ही बनती है ना? तो ये 6 चरण आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ 6 ही स्टेप पूरे आप कंटिन्यूअसली सेशन में बने हुए थे और मैं यही मान के चल रहा हूँ और 6 ही स्टेप आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी है। और अब अंत में हम बात कर लेते हैं ज़रा एक क्विक समरी की। एक समरी है, एक समरी शीट है, क्विक समरी जिसको मैं कहता हूँ, मतलब कि एक टेबल बना करके लाया हूँ जिसमें 6 स्टेप को मैंने एक साथ रखने का प्रयास किया है। ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद अब आपको समझ आ जाएगा। पहले चरण 1887 से 1926 तक रहता है, जिसमें राजनीति और प्रशासन का अलगाव होता है, दोनों अलग-अलग होते हैं। राजनीति और प्रशासन दोनों अलग होने की बातें होती हैं। इसके समर्थक रहे हैं वुडरो विल्सन और एल.डी. व्हाइट। दूसरा चरण आता है, इसमें 1927 से 1937 का समय रहता है। प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांत इस चरण में दिए जाते हैं, जिसमें पोस्ट गार्ड का सिद्धांत शामिल था। लूथर गुलिक और हेनरी फेयोल इसके प्रमुख विचारक रहे हैं। तीसरे चरण में मानव व्यवहार और सिद्धांतों की आलोचना की बात होती है। जो सिद्धांत दिए गए थे उनकी आलोचना होती है मानव व्यवहार के आधार पर। हर्बर्ट साइमन और एल्टन मेयो के द्वारा ये आलोचना की गई मुख्य रूप से। चौथा चरण आता है 1948 से 1970 तक और पहचान का संकट अब सामने खड़ा हो जाता है लोक प्रशासन के सामने। पहचान का संकट, करें तो क्या करें, है ना? ड्वाइट वाल्डो इसके प्रमुख विचारक रहते हैं। फिर समय आता है पांचवें चरण का 1971 से 1990 तक का। नवीन लोक प्रशासन और लोक नीति का प्रादुर्भाव होता है। फ्रैंक मेरिनी और ड्वाइट वाल्डो के समय में ये जो है, मतलब एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन में इनके द्वारा जो है इस बात को स्वीकार किया जाता है। तो उसके बाद में छठा चरण आता है। छठा चरण 1991 से लेकर आज तक का है, जिसमें सुशासन, ई गवर्नेंस, लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन जैसी विचारधाराओं को शामिल किया। डेविड ओसबॉर्न और टेब काबलर महोदय का को विशेष सपोर्ट था। अब जो एमए वाले छात्र हैं, आप क्या देख के बता सकते हैं कि ये सिर्फ बीए के लेवल का लेक्चर रहा? अरे, एमए का भी आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट कवर कर पाओगे इससे। बस मैंने इसलिए कहा था कि आपके सिलेबस में टॉपिक को मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लोक प्रशासन एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा विषय है। कहीं-कहीं पर अगर आपका टॉपिक मैच नहीं होता तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। इसलिए लेक्चर जैसे आता है तो उसका टॉपिक देखिए, टॉपिक कौन-सा है और आपके सिलेबस में है या नहीं। तो आप अगर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप टॉपिक वाइज़ कवर कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा लेक्चर नंबर 3 उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर अगले लेक्चर में प्रशासन द्वैतवाद की। ठीक है, आज राजनीति द्वैतवाद को आपने देखा तो सही, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा आपने। शॉर्ट में इन शॉर्ट समझाया मैंने। पहले चरण में जो द्वैतवाद आया था, ठीक है, तो अब इसको हम कल वाले सेशन में जो है पूरे डिटेल में समझेंगे प्रशासन द्वैतवाद क्या होता है। दोस्तों, कंप्लीट बीए कोर्स कवर करने के लिए आप लोधाजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ कोर्स की तरफ आते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो आपको शुरू में बता चुका हूं मैं। तो इसमें आपके पूरे 9 सब्जेक्ट इंक्लूड है, शामिल किए गए हैं। इसमें फाउंडेशन से लेकर आपके मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स के लिए आपको 60% डिस्काउंट के साथ में ओनली 399 रुपये पे करना होता है सब्सक्रिप्शन के रूप में, और इसी पर आपको जो है पूरे कंप्लीट पीडीएफ कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। कैसे मिलता है ये पीडीएफ कोर्स? तो उसके लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर, जिन दोस्तों को सब्सक्रिप्शन चाहिए सिर्फ उन्हीं के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको जो है वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी व्हाट्सअप पर। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए तो देखिए यार, एंड तक बने थे, यानी कि आपके लिए हेल्पफुल रहा ही है सेशन। तो जल्दी से सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं आप और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलेंगे अगले वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।